यानी ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से एक दूसरे ऑक्सीजन का जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम था उसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम जाके जुड़ गए। यानी कि जो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स थे वही प्रोडक्ट में हमको मिल गए, लेकिन एक नए फॉर्म में। जैसे राहुल श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल देवसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने केमिस्ट्री क्लास 11 के लास्ट लेक्चर में देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इनके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है तो आपको केमिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ के ही आगे जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि व्हाई शुड वी रीड दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ने से पहले हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज कितने हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टोटल 6 लॉज हैं, जैसा कि हम यहां पे इस स्लाइड में देख सकते हैं। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनी लेवोजीर ने दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम डिफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, जोसेफ प्राउस्ट। तीसरा लॉ है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि गे लुसेक ने दिया था। और लास्ट है एवोगैड्रो लॉ, जिनको एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था। हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट इस टॉपिक में बन जाए और हम यकीन दिलाते हैं कि हम हर एक लॉज को विजुअली और प्रैक्टिकली दिखा के ही समझाएंगे। अब हम अपने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोनी लेवोजीर ने दिया था, उस पे आते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो ये पिक्चर है वो एंटोनी लेवोजीर का दिया हुआ है। एंटोनी लेवोजीर ने एक लॉ दिया था। उन्होंने अपने लॉ में यह कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब हम इस लॉ का एक इजी मीनिंग देखते हैं। द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। कि मतलब रिएक्शन के पहले सब्सटेंस का जो मास है, सेम वही मास रिएक्शन के बाद भी उस सब्सटेंस का रहेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा हमें लेवोजीर ने कहा था और इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम दिया था। यहां पे अब हम इस लॉ को विजुअली देख के समझेंगे कि आखिर ये लॉ है क्या। तो एक छोटा सा हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हो रही है और हमें वाटर वेपर मिल रहा है। इस रिएक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा मुझे हाइड्रोजन के बारे में आपको बताना होगा कि एक्चुअली हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप होता है उसको हम प्रोटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसको हम डी से भी दिखाते हैं। और जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है उसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या डिफरेंस है। प्रोटियम को अगर हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं, यानी इसके अंदर झांक के देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक प्रोटॉन मिलता है। न्यूट्रॉन का कोई नंबर इसमें नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। और अगर हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम के अंदर हमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है। ट्राइटियम के अंदर हमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलता है, यानी कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब अगर हम इनके एटॉमिक मास की बात करें, प्रोटियम मतलब ये कितना भारी है,
तो जो सीधी सी बात है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है वो हल्का होगा, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दो चीज हो गई तो थोड़ा भारी होगा, जिसके अंदर एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है तो सबसे भारी होगा। यानी प्रोटियम सबसे हल्का होता है जिसका मास 1U होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। उसके बाद ड्यूटेरियम होता है जिसका मास 2U होता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम का मास 3U होता है, 3 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स सबसे ज्यादा पाया जाता है इन तीनों में से, तो हमारा जवाब ये होगा कि जो प्रोटियम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 99.98% के करीब पाया जाता है। यानी हम जब भी हाइड्रोजन की बात केमिस्ट्री में करते हैं तो हम सीधे सीधे प्रोटियम यानी जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रोटियम हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाने जाने वाला हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के ऐसे दो और एटम्स होते हैं लेकिन ये सिर्फ 0.2% ही पाए जाते हैं, तो इनको हम हटा देते हैं, हम सिर्फ प्रोटियम की बात करते हैं। अब हम वापस से अपने केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहां पे जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ घूमता रहता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक अनस्टेबल एटम माना जाता है। यानी कि ये एक अनस्टेबल एटम, प्रोटियम एक अनस्टेबल एटम है। इसीलिए प्रोटियम कभी भी इंडिविजुअली हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो हमेशा खुद को स्टेबल बनाने के लिए दो के पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स में बताया था कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कौन 3 के पेयर में, कौन 4 के पेयर में, कौन 8 के पेयर में, सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम एटम है, जिसको हाइड्रोजन के हम प्रोटियम एटम की बात करते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अब हम यहां पे अपने केमिकल रिएक्शन पे वापस आते हैं। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल हमने रखा। ठीक है। और हमने पहले ही बताया हाइड्रोजन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। तो हम यहां पे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स को भी रखते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे जो कि एलिमेंट एंड कंपाउंड में हमने समझा दिया है कि ऑक्सीजन भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कभी नहीं करता। इसलिए हम कभी भी ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, हमेशा O2 लिखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कभी भी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करता है, यानी इसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा रहता है तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उसके हर कंपाउंड के पहले कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं, 2, 3, 4। जैसा कि यहां पे भी आप देख सकते हो H2 के पहले 2 लिखा हुआ है। ये 2 ये बता रहा है कि कभी भी ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमें चाहते हैं। हाइड्रोजन H2 और H2 दो मॉलिक्यूल्स आपको यहां पे दिख सकते हैं। ठीक। और वो केमिकली कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ। O2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है वहां पे। तो जब ये आपस में हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स, तो होता क्या है, इनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जैसा कि मैंने यहां पे आपको तोड़ के दिखाया, यहां पे भी ये बॉन्ड टूट गया। कैसे टूटा ये अलग कंसेप्ट है। और सिमिलरली यहां पे भी जो ऑक्सीजन का जो केमिकल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। और टूटने के बाद ये देखिए अब आपस में कैसे केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। एक ऑक्सीजन का एटम के साथ दो हाइड्रोजन के एटम जाके जुड़ जाएंगे, यानी ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से एक दूसरे ऑक्सीजन का जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम था उसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम जाके जुड़ गए। यानी कि जो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स थे वही प्रोडक्ट में हमको मिल गए, लेकिन एक नए फॉर्म में, जैसा कि यहां पे हमने बना के आपको दिखाया है। यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब केमिकली कंबाइन होता है
तो हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो है वाटर वेपर, और उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एग्जैक्टली हमें दिखाता है कि कौन से कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो आइए हम इसको अलग अलग करके रख के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये जो है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इनका केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल, जैसा कि आप देख सकते हो, मिल रहा है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को न्यूमेरिकली प्रूव करके भी आपको दिखाते हैं कि ये सही लॉ है या नहीं है। जो एंटोनी लेवजीर ने हमें ये लॉ दिया है वो सही है कि नहीं। यहां पे आप देख सकते हो जो मास का रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट का मास है, यानी जो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आएगा। अभी हम आपको केमिकली भी या न्यूमेरिकली भी ये करके दिखाने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम ऊपर रख देते हैं। जो इधर एरो के इस तरफ जो दिख रहे हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो एरो के इस तरफ दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, हम प्रोटियम हाइड्रोजन की बात करते हैं, और यहां पे 2 प्रोटियम के हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं। एक प्रोटियम का मास होता है 1U, 1U, यानी कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो 2U होता है। तो अब हम यहां लिख के आपको दिखाते हैं। पहले रिएक्शन H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें वाटर वेपर प्रोडक्ट में मिलता है। और अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, कि हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट में हमें कितने कंपाउंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके मास को निकालते हैं। 1U और 1U, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका मास निकलेगा 2U। ठीक है, 2U। ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2U इसका और 2U इसका, 2U और 2U, यानी कि 2 into 2U, यानी ये हो गया 4U। अगर अलग अलग भी निकालना चाहें तो 1U 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 1U, यानी 4U। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो एक ऑक्सीजन के अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं तो हमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, यानी 16U। एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है इसका, इस वाले सिर्फ सिंगल, उसका मास होता है 16U। तो अगर हम दोनों की बात करें तो 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 16 2 जा 32U, यानी हमने रिएक्टेंट में जितने भी हमारे कंपाउंड्स थे उनका मास निकाल लिया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट का मास। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोजन का एटम यानी 2U, 1U और 1U, और एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मास होता है 16U। तो टोटल कितना मास हो गया? 2U प्लस 16U। और ऐसे कितने हैं टोटल? एक यहां पे वाटर वेपर के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज बता दें, कंपाउंड में जितने भी आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं उनको हम आपस में प्लस करते हैं। जैसे 2U, 2 हाइड्रोजन थे और एक ऑक्सीजन था, तो 2U प्लस 16U, यानी कि 18U हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मास ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड, तो हमें जब यहां मास ऐड करते हैं तो 4U और 32U यानी 36U मिलता है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में भी 18 2 जा 36 यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यहां पे प्रूव्ड हो गया। जैसा कि एंटोनी लेवजीर ने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका मास टोटल, और प्रोडक्ट साइड में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका टोटल मास हमेशा बराबर आता है। आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठा के उसमें से कोई सा केमिकल रिएक्शन निकाल के आप रिएक्टेंट साइड का मास निकाल के देख लो, प्रोडक्ट साइड का मास निकाल के देख लो, आप ये पाओगे कि एंटोनी लेवजीर ने जो कहा था वो सही कहा था। यहां पे हमारा लॉ प्रूव्ड हो गया, यानी कि जो एंटोनी लेवजीर ने कहा था वो
स्टेटमेंट करेक्ट था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इनको हटा देते हैं, तो अपने पहले स्लाइड पे आते हैं। हमने कहा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जवाब हमने दिया था कि केमिस्ट्री हमें बोरिंग नहीं लगेगी अगर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझ जाते हैं। तो पहला, अब इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री की बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कैसे एलिमेंट्स 118 जो एलिमेंट्स हैं आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं और हमें कंपाउंड देते हैं। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम कभी भी किसी भी रिएक्शन का आउटपुट जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्टेंट का इनपुट ये है, यानी कि रिएक्टेंट ए है और बी है, तो आउटपुट क्या आएगा इसके बारे में हम पहले से ही बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ये हमें केमिकल रिएक्शन, चौथा पॉइंट है जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। अब आते फिफ्थ पॉइंट पे, कब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं। जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइंड होते हैं, 1:2, 1:3, 2:1। ये नेक्स्ट लॉ में हमको समझना है। तो ये है कि जब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो क्यों हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं, ये बात सीखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ रिएक्शन होते हैं और कुछ रिएक्शन नहीं होते हैं, ऐसा क्यों। जैसे कि जब हम H2 और O2 का रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम H2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे यानी 2H2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे, देख रहे आपको याद होगा वहां पे 2 हाइड्रोजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए थे तो वो रिएक्शन हो गया था। तो ये भी हमको समझ में आता है क्यों रिएक्शन होता है और क्यों कभी नहीं होता है। उसके बाद है कि हम नए मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है कि कैसे प्लास्टिक बनता है, पेंट बनता है, सब बहुत सारे इसके लॉज ऑफ केमिकल के। और लास्ट, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 6 लॉज हैं, जिसमें हमने पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से समझा, विजुअली देख के समझा कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर क्यों होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें